Next are the magnetic properties of material. ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में? मेनली हम 3 प्रकार के मैग्नेटिक सब्सटेंस देखते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से होते हैं उनको समझते हैं। when a material is placed in external magnetic field, यदि हम किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, then based on the response and magnetic properties based on the response and the magnetic properties, they are mainly classified in 3 categories. ओके, तो इनको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। दे आर मेनली क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। तो जिसमें से सबसे पहला है उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सेकंड है पैरामैग्नेटिक, और थर्ड है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो इन 3 टाइप के मटेरियल को हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको ये समझ लें कि किस किस प्रकार का मैग्नेटिक मोमेंट किसी एक पर्टिकुलर एटम में डेवलप होता है। अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर एटम के बारे में अगर हम समझें, तो कोई जो एक एटम, जैसे मान लो अगर हमने बोला कि सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, और जब सेंटर पर न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ जब इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते होंगे, तो क्या कंडीशन बनती होगी? जब यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, सपोज ये हमने बोला कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो हम क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक मटेरियल कैसा होता है? डायामैग्नेटिक मटेरियल जनरली हम बोलते हैं पेयर्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके अंदर जैसे ये है, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रोटेशन। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एटम के बारे में डिस्क्रिप्शन करें, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, साथ में अपनी एक्सिस पर भी घूमता है। ऐसा हम अज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा होता है। तो अगर मान लो ये हम बोले कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ये रोटेट कर रहा है, सपोज दिस इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसकी वजह से एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। ठीक है, मान लो हमने बोला कि इसकी वजह से ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आ गई इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ। तो हमें ये तो पता है ना कि कभी भी कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा वो अपने स्पिन, अलग अलग स्पिन पे घूमता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब ये अलग अलग स्पिन पे घूमता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी जस्ट अपोजिट स्पिन पर ये घूम रहा होगा। तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगा।
ठीक है, तो एक मैग्नेटिक मोमेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और अगर पर्टिकुलर एटम जो है वो पेयर्ड है तो इन दोनों का वजह से, इन दोनों के स्पिन रोटेशन की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाती होगी? 0 हो जाती होगी। बात समझ में आई? इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाती होगी? 0 हो जाती होगी। तो मतलब अगर हम ये बोले कि कोई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही घूम रहा होगा, ऐसे इसके अंदर और भी एटम में और दूसरे ऑर्बिट भी होंगे, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन होगा, यहाँ पर भी इधर घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होगा। और ये भी बोलते हैं कि न्यूक्लियस की वजह से भी एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक, तो जब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स का अगर रोटेशन अगर हो रहा होगा तो क्या कंडीशन बनेगी? इनकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा होगा, मान लो इसकी वजह से यहां बनता है, इसकी वजह से यहां बनता है, यहां से इधर बनता है, यहां से यहां बनता है, यहां से यहां बन रहा है, यहां से यहां बन रहा है, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा बेटा? इसका 0 हो जाएगा। ये इस तरह का जो मटेरियल है वो एक प्रकार का मटेरियल जिसमें पहले से ही नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। लेकिन कभी कभी हमें यह भी पता है कि जब कोई पर्टिकुलर एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमेशा पेयर्ड थोड़ी हो सकते, कई बार अनपेयर्ड भी होते हैं। तो अनपेयर्ड होते हैं तो उनकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो 0 नहीं भी हो पाएगी। नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो 0 नहीं भी हो पाएगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, और मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो कंडीशन के लिए भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल को अगर हम देखते हैं तो हमें 2 प्रकार के मटेरियल मिलने के चांसेस हो सकते हैं। 2 प्रकार के मटेरियल मिलेंगे ही, जिसमें से एक टाइप का मटेरियल तो बेटा ऐसा होगा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा ऑलरेडी 0 ही होगा, ठीक है ना। और एक इस प्रकार का भी मटेरियल हमें मिलेगा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है कि 0 इनिशियल केस में ना भी हो, इनिशियल केस में ना भी हो, उसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं भी आ रही हो। तो इस चीज को अपन को समझना, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए आप लोग, चाहो तो लिखो जरा जल्दी से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 प्रकार के मटेरियल हमें मिल सकते हैं। 2 प्रकार के मटेरियल कौन कौन से मिल सकते हैं बेटा? जिसमें एक में नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो सकता है 0 हो रही हो, और एक में ऐसा भी हो जिसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं हो रही हो, भले ही उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन हो, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो 0 ना हो रही हो। तो जो मटेरियल वाइज अगर हम लिखें तो हमारे पास 2 प्रकार के मटेरियल हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मटेरियल होंगे? एक मटेरियल ऐसा होगा जिसके अंदर पहले से ही मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा उसका कितना होगा बेटा? 0 मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मान लीजिए हमारे पास एक मटेरियल है और इस मटेरियल के अंदर इन पर्टिकुलर एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? इन पर्टिकुलर एटम का, इंडिविजुअल एटम का भी अगर अपन देखें तो इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? इंडिविजुअल जो एटम है इनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 0 है। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इस पर्टिकुलर मटेरियल का कितना है? वो 0 ही आएगा। लेकिन कुछ मटेरियल, जैसा कि अभी हमने बोला कि ऐसे भी मटेरियल मिलते हैं जिनका इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता। जैसे मान लो हमने बोला कि हमारे पास ये एक एटम है तो इसका इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है। दूसरा एक एटम है उसका, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन हो सकता है अलग अलग डायरेक्शन में पड़े हो, लेकिन इनका नेट इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो 0 देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इनकी जो अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग फैशन में ये जो इस तरह से अरेंज्ड हैं, अलग अलग फैशन में इनके अरेंजमेंट होने की वजह से, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में इनका अरेंजमेंट होने की वजह से इनका ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया है? 0 हो गया। ठीक है, इनका ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो किसी कारण से, क्योंकि इनने एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैसा कर दिया होगा? कैंसिल कर दिया होगा। मतलब अगर हम इसमें बोले इस प्रकार के मटेरियल में जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट है इट इज नॉट इक्वल टू 0 बट टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इज स्टिल 0।
ऐसा भी हो सकता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये प्रॉपर्टी जनरली इनमें देखने को मिलती है कि इस तरह के हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो दो प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल हम बात कर रहे हैं। एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसके अंदर पहले से ही मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 0 है। दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जो है सेकंड केस में वो कैसा बन रहा है, 0 बन रहा है। ठीक है, तो देखिएगा। ठीक है, तो अब अपन वन बाय वन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बेटा सबसे पहले हम लिखते हैं डायमैग्नेटिक substances या डायमैग्नेटिक मटेरियल। और व्हाट इज डायमैग्नेटिज्म, और डायमैग्नेटिज्म होता क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है और डायमैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम डायमैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कशन करें तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इन मटेरियल को हम किसी एक स्ट्रॉन्ग या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इनको रखेंगे, देन दे ऑलवेज अपोजेस द पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखते चलते हैं डायमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल हैज, ड्यू टू विच मटेरियल हैज tendency, due to which material has tendency to repel external applied magnetic field, tendency to repel external applied magnetic फील्ड। इसकी वजह से एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या करता है, ये एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में ये उसको क्या करता है, रिपल करता है। चलो समझते हैं जरा। अच्छा, आप लोग अच्छे से जानते हो बेटा कि कभी भी कोई एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन है कुछ क्लॉकवाइज हो सकता है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ध्यान दीजिएगा, मान लो ये न्यूक्लियस हो गया और ये इस न्यूक्लियस में मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन में हम बोलेंगे कि ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक, जब इस पर ये एक वेलोसिटी की डायरेक्शन है और हम मान लेते हैं कि ये यहां से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ऐसा अपन ने इस मैग्नेट रखा था कि कोई मटेरियल है उसमें एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कि एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है। अच्छा, कोई भी पर्टिकुलर रोटेशन जो होगा वो विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स तो नहीं हो सकता, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो अंदर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड थी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का रोटेशन हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का ये तो क्या हो गया हमारे पास, ये फील्ड इनवर्ड हो गई। और करंट की डायरेक्शन कैसी होना चाहिए, डाउनवर्ड, क्योंकि ये लिखिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन करंट की होगी। तो ये फील्ड इनवर्ड है, बहुत ध्यान सुनना, फील्ड इनवर्ड है, करंट डाउनवर्ड है, फोर्स इधर आ रहा है। और जब अगर फोर्स इस तरफ आ रहा है तो डेफिनेटली ये जो फोर्स होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा जो कि इसके पर्टिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स को रोकेगा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये इसके सेंट्रीपिटल फोर्स को रोकेगा। अब इलेक्ट्रॉन की एक्सिस पर जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रोटेट करता है उसके रोटेशन की वजह से भी एक डेफिनेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। दो प्रकार का मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, एक इलेक्ट्रॉन के पर्टिकुलर उसके इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट,
दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट उसकी पर्टिकुलर एक्सिस पर घूमने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। ठीक, तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन का रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो न्यूक्लियस है इस कंडीशन में, अगर इसमें यही इलेक्ट्रॉन बेटा, अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा होता जो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा था, उसकी वेलोसिटी होती सेंट्रीपिटल फोर्स तो यही। ठीक है, अब क्या कंडीशन बन रही थी, जो अभी जितने भी इलेक्ट्रॉन थे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो क्लॉकवाइज थे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज थे, कुछ एक पर्टिकुलर स्पिन में घूमते थे, दूसरे अपोजिट स्पिन में घूमते थे, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी कर देते थे, 0 कर देते थे। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता था, 0 हो जाता था। लेकिन इस केस में जब अपन ने उस पर एक एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड लगाई, हमने जब उस पर एक एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड लगाई, यहां पर भी हम बोल रहे हैं कि इनवर्ड फील्ड है। ठीक, वो जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन अपोजिट है, ये यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है, तो अब क्या होगा, फील्ड अभी भी इनवर्ड है, वेलोसिटी अपवर्ड हो गई, फोर्स इस तरफ हो जाएगा। जब फोर्स इधर हो जाएगा तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, इधर पर कम हो रहा था, तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है और सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, सीधी सी बात है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है, मैग्नेटिक फोर्स कम है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स में से मैग्नेटिक फोर्स माइनस होगा तो नेट फोर्स निकल कर आएगा। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कम बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट आप लोगों को ध्यान हो तो qvr/2 से अपन लोग निकाल देते हैं। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज होगा। जब मैग्नेटिक मोमेंट इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की वजह से डिक्रीज हुआ तो और इस वाले की वजह से क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे। तो जब मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर बेटा यहाँ पर जुड़ रहे होंगे, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज होगा, तो अभी जब जो क्या होता था, नेट मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन बन रही थी वो जो कैंसिल हो रही थी, जैसे कि यहाँ पर अभी अपन ने बनाया था कि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट, ये सभी एक दूसरे के बराबर थे तो कैंसिल हो रहे थे। लेकिन अब कुछ वेक्टर्स जो होंगे वो छोटे हो जाएंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और कुछ वेक्टर्स जो होंगे वो और बढ़ जाएंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेशन की वजह से। तो अब इस केस में एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगा जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड को अपोज करेगा। ठीक है, और डायमैग्नेटिज्म तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, लगभग हर मटेरियल डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी किसी एक्सटेंट तक शो करता है, और वीकेस्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, कैसी प्रॉपर्टी है, वीकेस्ट प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको अपोज करता है, हर मटेरियल लगभग अपोज करता है। तो उसका कारण ये है कि जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा तो उसके वजह से कुछ ना कुछ एक ऐसी कंडीशन बनती है जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म जो होता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चेंज आता है। और जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल को, किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड में रखेंगे, then it always opposes the particular substance। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि उस पर्टिकुलर को वो अपोज करेगा। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। When a diamagnetic substance when a diamagnetic substance is placed in external magnetic field, then it repel then it repel the field
and rest in perpendicular direction। ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब सीधी सी बात है, वो उससे रिपल होके दूसरी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकेगा। जैसे मान लो आप अगर ये सोचो कि हमने किसी एक पर्टिकुलर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बाहर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हमने किसी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ के बीच में हमने लगा दिया, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो ना तो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रुकेगा, ये पर्टिकुलर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कुछ ऐसा रुक रहा होगा, परपेंडिकुलर रुक रहा होगा, उसको अपन रिपल कर रहा होगा, तो ना तो इस डायरेक्शन में आ पा रहा ना उस डायरेक्शन में आ रहा, वो कैसा रुकेगा, इस तरह से परपेंडिकुलरली रेसाइड करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बना लीजिए इसको। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, डायमैग्नेटिज्म is a weak phenomenon। ठीक है, एक वीक फिनोमिना है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ये उसको अपोज नहीं करता। ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑल डायमैग्नेटिक ऑलमोस्ट ऑल मटेरियल shows property of diamagnetism to some extent। ठीक है, लगभग हर मटेरियल जो होता है वो कुछ एक हद तक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो जरूर करता है। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है और इसको किसी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल मींस मैग्नेटिक मटेरियल moves from higher magnetic field to lower magnetic field। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने इसको किसी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, then it always moves from higher magnetic field to lower magnetic field। क्यों? क्योंकि वो भाई रिपल तो करता ही है ना उसको, तो जब अगर वो रिपल करेगा तो वो हमेशा कहां से कहां मूव करेगा, हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये मूव कर जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने कुछ टर्म पढ़े थे इसके लिए, परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, अपन लोगों ने देखे थे ना, परमेबिलिटी होता है, ससेप्टिबिलिटी होता है, तो ये सब चीजें। तो कहते हैं इसकी कि जो परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज लेस देन 1 से भी छोटा है। ठीक है ना, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज लेस देन 1, किसके लिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, और जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव। ससेप्टिबिलिटी जो होती है इसकी वो स्मॉल होती है बेटा और नेगेटिव होती है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है एक प्रकार से। ठीक है ना, इसका मैग्नेटाइजेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी स्मॉल है और नेगेटिव है। एंड इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन
टेम्परेचर, और ये जो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करती, एंड इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो हमने कभी भी अगर ससेप्टिबिलिटी के लिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए रखें, तो ध्यान रखिएगा अगर हम ससेप्टिबिलिटी के लिए अगर लिख रहे हैं तो ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, पहली चीज। स्मॉल है एंड नेगेटिव है, पर इसका मैग्नीट्यूड वाइज इसका अगर ग्राफ प्लॉट कर ले, सो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक, ससेप्टिबिलिटी जो है वो स्मॉल है, नेगेटिव है, एंड इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो ये यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी और ये टेम्परेचर के बीच में ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और सेम कंडीशन अगर आप H और I के लिए ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है ना, H आप लोग समझ गए होंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एंड I इज व्हाट, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जैसे जैसे हम H की वैल्यू को बढ़ाते हैं वैसे वैसे I मैग्नेटाइज होता है, बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, when a diamagnetic material is placed in external magnetic field, when a diamagnetic material is placed in external magnetic field, then it always reside perpendicular to field। ठीक है ना, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर रुकेगा किसके, फील्ड के। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, इसको हमने बोला कि एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको रखा है। तो अगर अपन ने किसी एक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, देन इट ऑलवेज रिसाइड्स परपेंडिकुलर ठीक है। ये कुछ इस तरह से रुकेगा। और इस टाइप के मटेरियल के क्या इफेक्ट, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो जनरली जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल में अगर हम लिखें तो जो कॉपर जो है वो एक प्रकार का डायमैग्नेटिक मटेरियल है। जिंक सिल्वर सभी इनर्ट गैसेस, ये सभी क्या है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल में आ जाते हैं। ठीक है ना, इवन वाटर भी जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल में रहता है, वीक मैग्नेटिज्म शो करेगा, लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं अपना पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो नेक्स्ट टाइप का है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो एक हो गया हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और आप लोग अच्छे से समझते हो कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होगा उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल नेट डाइपोल मोमेंट of elementary magnets is not equal to zero. Hence, when this material
is placed in external magnetizing field, then magnetic moment develops in a particular direction, एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनका डेवलप हो जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि भाई अगर मान लो हमारे पास कोई एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर बेटा जो भी एटम्स रहेंगे उनमें एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन इन एटम की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होगी, किसी की कहीं पर होगी, किसी की यहाँ होगी, कहाँ, तो इसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट जो होता होगा इनका कैंसिल होता होगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर केस में इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड या नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू किसके बराबर है, 0 है। लेकिन जब हम इसमें कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर अगर हमने कोई किसी एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो डेफिनेटली ये जो डाइपोल होंगे इन पर कोई एक फोर्स काम करेगा, टॉर्क काम करेगा। जैसे अपन ने मान लो सपोज ये हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये बी फील्ड है, और इस एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हमने कोई एक डाइपोल रखा, ये डाइपोल हो गया, एक एलिमेंट्री मैग्नेट हो गया। और जब इस एलिमेंट्री मैग्नेट को रखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और टॉर्क क्या होगा, एम पी साइन थीटा या एम क्रॉस बी। तो ये जो टॉर्क इस पर लग रहा होगा, इस टॉर्क की वजह से ये पर्टिकुलर डाइपोल जो होगा एक डेफिनेट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो अधिकतर जो एलिमेंट्री मैग्नेट्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा, ठीक है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा। ठीक, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका वो 0 नहीं होगा। लिख लीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, relative permeability of such material is small but greater than 1, ओके। तो यहां पर जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 1 से ज्यादा है, उस वाले केस में रिलेटिव परमेबिलिटी जो थी वो लेस देन 1 थी, ठीक है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो पॉजिटिव है, is small and positive and depends upon temperature temperature dependent भी होती है, and depends upon temperature, ध्यान रखिएगा। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो स्मॉल है and it depends upon temperature। सीधी सी बात है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी इस केस में जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको हम क्यूरीज लॉ भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, क्यूरीज लॉ। और ससेप्टिबिलिटी
ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहां पर जाएगा C/T, फिर C इज क्यूरीज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ जो है C जो है वो क्यूरीज कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी कम होगी, दैट मींस मैग्नेटाइजेशन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। मतलब जो पर्टिकुलर एलिमेंट्री मैग्नेटिक डेफिनेट डायरेक्शन में अरेंज हुए थे, जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलेगा तो उनकी वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे एटम्स, उसकी वजह से उनका नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर के साथ नेट डाइपोल मोमेंट डेफिनेटली डिक्रीज होता होगा, तो इसलिए ससेप्टिबिलिटी जो है इन मटेरियल की विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर पॉजिटिव तो है ही, डिक्रीज होती है, ठीक है, लिख लीजिए। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है अभी अपन ने देखा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर वीकली मैग्नेटाइज्ड in the direction of field, weakly magnetized in the direction of magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है। तो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं एंड when they are placed in external magnetizing field, then it will magnetize in the direction of field, okay। so it will magnetize in the direction of field, कहने का मतलब ये है, जैसे अभी अपन ने उसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा था एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, तो क्या हुआ था बेटा, उसमें वो परपेंडिकुलर रुका हुआ था मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन जब आप इसको इसमें रखते हो देन फील्ड लाइंस विल मैग्नेटाइज। हम नहीं बोल रहे कि पूरी फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी, कुछ फील्ड लाइंस इसके अंदर से, वो उसका डिपेंड करेगा कि कितना उसका मैग्नेटिक इंडक्शन उसके अंदर बना। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल जो रहेगा वो इस पर्टिकुलर फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने लगेगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर से कुछ पास करती होंगी, ठीक है ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें H और I के बीच में अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें, मतलब ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव थी और वन टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, लेकिन अगर हम देखें कि I और H के लिए, तो ऑन मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन increases, intensity of magnetization increases, clear। so intensity of magnetization increases, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर I और H के बीच में अगर हम इसको यहाँ पर बनाए तो ये I और H, तो उस केस में नेगेटिव कंडीशन थी, यहाँ पर पॉजिटिव के लिए इस तरह का ग्राफ इसमें बनेगा, बना लीजिए। इन मटेरियल के अगर आप एग्जाम्पल भी अगर लिखना चाहो, तो जो भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम,
इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। मैग्नीज, कॉपर क्लोराइड, ये ऐसे हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे। नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? इन सम स्पेसिफिक मटेरियल, ऐसा बोले अगर हम कि कुछ स्पेसिफिक मटेरियल ऐसे भी होते हैं जैसे फेरस, कोबाल्ट, निकल, आयरन, ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं। आयरन के कोई ऑक्साइड हो सकते हैं, मैग्नेटाइट हो सकता है, ये सब चीजें। तो इन सम स्पेसिफिक मटेरियल इन विच एटम्स हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, इन सम स्पेसिफिक मटेरियल लाइक एटम्स हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, इनके अंदर नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है। अब क्या होता है, जो इनके अंदर नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होता है तो एक फिनोमेना, एक क्वांटम फिनोमेना की वजह से इनके अंदर, क्योंकि बहुत पास जो एटम्स रहते हैं, वो एटम्स क्या होते हैं कि अपने बगल वाले एटम्स पर एक इन्फ्लुएंस करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने का। तो ये क्या करते हैं कि ऐसे पैकेट्स बना लेते हैं, मतलब बहुत सारे जो एटम रहेंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट बना लेंगे, ठीक है ना। और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं एक्सचेंज कपलिंग। एक्सचेंज कपलिंग की वजह से ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट बना लेते हैं। तो इन सम स्पेसिफिक मटेरियल एटम्स हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट एंड इन द लैटिस of material due to a quantum phenomena called exchange coupling, okay, exchange coupling they form closed group of atoms having magnetic moment in a particular direction, having a magnetic moment in a particular direction called domains. Clear? Called domain. ठीक है। तो ऐसे कुछ ये क्लोज ग्रुप बना लेते हैं, डोमेन्स बना लेते हैं, जिनमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट जब एक पर्टिकुलर डोमेन में हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो उसकी वजह से एक पैकेट जैसे बनेगा। और ईच डोमेन समझ लीजिए, ईच डोमेन कंटेन about 10 to the power 11 atom with magnetic moment in particular direction, with magnetic moment in particular direction, with magnetic moment in particular direction। तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। समझिए किस तरह से ये डोमेन्स अरेंज रहते हैं। मान लो सपोज ये एक
मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ अलग अलग पैकेट्स बन जाएंगे, कुछ अलग अलग पैकेट्स बन जाएंगे जिनमें ये अरेंज्ड होंगे। ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे मान लो हमने बोला कि यहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ एटम का मैग्नेटिक मोमेंट बन गया, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बन गया, ठीक है। फिर कुछ मैग्नेटिक मोमेंट जो रहा है वो इस डायरेक्शन में बन गया, ठीक है ना। तो अलग अलग डायरेक्शन में इनका मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगा। और ईच पैकेट itself form डोमेन, ठीक है। तो ये सभी एक क्या बना रहे होंगे, क्या कहला रहा होगा, एक सिंगल पैकेट कॉल्ड अ डोमेन, लिखिए। और इस कंप्लीट सिस्टम का नेट या टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है इस केस में किसके बराबर है, 0 के बराबर। इंडिविजुअली मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन अगर हम इन सबका नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालें, दैट मींस समेशन ऑफ इंडिविजुअल म्यू आई, दैट मींस आई इज इक्वल टू 1 से लेके n वैल्यू तक जितने भी इसके अंदर होंगे डोमेन, उन सब का नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो इन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अगर कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हम इन मटेरियल को रखें, इन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड दीज मटेरियल आर strongly magnetized, these material are strongly magnetized in the direction of field, these material are strongly magnetized in the direction of field, ठीक है। तो इन्हीं मटेरियल को हम strongly magnetize करेंगे in the direction of field, ठीक। तो when they are placed in external field, it always reside in the direction of field, then it always reside in the direction of field, मतलब फील्ड की डायरेक्शन में ही अरेंज रहेंगे। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक हमने मैग्नेटिक मटेरियल को रखा था, ये नॉर्थ पोल, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल जिसको हमने इसमें रखा, दूसरा ये साउथ पोल। तो क्या देखते हैं कि जितनी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी वो मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इन मटेरियल से पास होंगी, ठीक है। They will pass through these material, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इनका अरेंजमेंट बन रहा होगा। नेक्स्ट, relative permeability, relative permeability is very high, इनकी relative permeability जो है वो बहुत ज्यादा होती है, relative permeability is very high
दैट मीन्स ग्रेटर देन 1000 से भी ज्यादा होती है रिलेटिव परमेबिलिटी की। तो रिलेटिव परमेबिलिटी इज वेरी हाई, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1000। ठीक है। एंड ससेप्टिबिलिटी, अगर इनकी ससेप्टिबिलिटी की बात की जाए, ससेप्टिबिलिटी इज हाई एंड पॉजिटिव। ससेप्टिबिलिटी जो है वो हाई है और कैसी है, पॉजिटिव है। ससेप्टिबिलिटी इज हाई एंड पॉजिटिव एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा किस पे डिपेंड करता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर ससेप्टिबिलिटी डिपेंड कर रही है। एंड दिस टाइम आई एम डायरेक्टली राइटिंग T minus Tc। C क्यूरीज कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है जिस पर कोई बॉडी या मटेरियल आ जाएगा, और Tc जो है वो है Tc C is Curie's constant, of course Curie's constant है, and Tc is the Curie's temperature। जो Tc है वो क्या है, Curie's temperature। Tc is the Curie's temperature above which substance becomes paramagnetic। ठीक है, जिससे सब्सटेंस कैसा हो जाए, पैरामैग्नेटिक हो जाए। above which substance becomes paramagnetic। When this material is placed in external field, then all material then all domain will align themselves in particular direction, will align themselves in particular direction, due to which a strong magnetic field develops in मटेरियल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। क्या मतलब कि जैसे ये हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हमने किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में रख दिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया, तो क्या कंडीशन बनने वाली है, देखिएगा। इसमें जो पर्टिकुलर डोमेन्स थे, जो डिफरेंट डायरेक्शन में बने हुए थे, वो अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्वायर करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो डोमेन है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है,
और इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म इनके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जो, क्योंकि म्यू जो है वो बहुत, म्यू आर की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, तो अगर आप इसके बीच में अगर आई और एच के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ध्यान समझना, जैसे हमने एच की वैल्यू को बढ़ाया तो शुरुआत में तो क्या होगा कि इनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी धीरे धीरे, ये मटेरियल डोमेन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्वायर कर रहे होंगे, फिर एक जगह पर आकर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, और फिर जब पूरे के पूरे डोमेन से एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि सैचुरेशन आ गया। अब इससे ज्यादा आप एच बढ़ाओगे भी तो भी जितने अरेंजमेंट होना था वो मैक्सिमम अरेंज हो चुके हैं, अब वो अरेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एच और आई के बीच का कर्व बनेगा। ठीक है, अच्छा एक ग्राफ वहां पर अपन बनाना भूल गए, वो ससेप्टिबिलिटी और उसके लिए। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी और वो टेम्परेचर में, तो टीसी वहां पर हमने बताया था, टीसी क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके बाद सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो टीसी के बाद ये कंडीशन बनेगी, तो यहां पर भी एक चाहो तो आप ऐसा ग्राफ बना देना, लिख लीजिए।